हाँ भाई, शांत, साइलेंट। आज जो SN1 SN2 हमने पढ़ा था उसको हल्का सा रिकैप करते हुए क्वेश्चंस करना है। ठीक है, कल हमने उसका थ्योरी ऑलमोस्ट पढ़ लिया था। एक क्विक रिकैप देते हैं और क्विक रिकैप में फिर क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करेंगे। हेडिंग वही रहेगा आपके पास, SN1 एंड SN2। कल मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में, और फिर मैंने आपको बताया था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मैंने आपको बताया था कि वैसा सॉल्वेंट जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो या एक्टिव हाइड्रोजन हो, तो वैसा सॉल्वेंट जिसके पास हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड हो उसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। तो वैसा सॉल्वेंट जिसमें यह पाया जाए, ये या फिर उसमें लोन पेयर पाया जाए, केवल ये होने से आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होता है। मेजॉरिटी केसेस में आपका ये सॉल्व हो जाएगा, बट साथ में उसमें लोन पेयर भी होना चाहिए। लोन पेयर एंड एसिडिक एच वाले को क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लोन पेयर एंड एक्टिव एच वाले को क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जांपल में आपने देखा होगा, इसमें वाटर है ना, देखो इसमें लोन पेयर भी है और हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड भी है। जैसे मैंने अल्कोहल भी देखा था, लोन पेयर भी है और हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड भी है। आप CH3 R के जगह CH3 रख दो, R के जगह आप C2H5 रख दो, कुछ भी रख सकते हो। आप RNH2 भी रख सकते हो। यहां भी लोन पेयर भी है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से कनेक्टेड भी है। साथ में आप देखोगे RC डबल बॉन्ड OOH, यहां पे RC डबल बॉन्ड OOH, इसमें भी आप देखो तो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है और लोन पेयर भी है। तो ये जितने भी हैं इस टाइप के, ये सब क्या हो जाएंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल मैंने, एग्जाम्पल के लिए आपको एक लिख लो, मान लो NaCl एंड वाटर, NaCl इन वाटर। तो NaCl जब पानी में डालते हैं तो हमने पढ़ा होगा कि NaCl का बहुत स्ट्रॉन्ग लैटिस होता है, ठीक है। और जैसे ही पानी में डालते हैं तो क्या ये लैटिस ब्रेकडाउन हो जाता है Na प्लस में और Cl माइनस में, और ये लैटिस ब्रेकडाउन हो गया। अब लैटिस ब्रेकडाउन हुआ तो क्या ये चारों तरफ से घेर के Na प्लस को कौन घेरता है? OH माइनस। वाटर घेरता है, बट OH माइनस वाला एंड उसको चारों तरफ से सॉल्वेट करता है। और Cl माइनस को कौन सॉल्वेट करता है? तो OH प्लस वाला जो एंड है, सॉरी H प्लस वाला जो एंड है। Cl माइनस को भी सॉल्वेट होगा लेकिन H प्लस वाले साइड से। आप इसको ना बेटर समझने के लिए ऐसे लिखो, Na प्लस को वाटर ही घेरेगा बट ऑक्सीजन वाला एंड उसको चारों तरफ से घेरेगा। Na प्लस को वाटर ही सराउंड करता है, वाटर ही सॉल्वेट करता है चारों तरफ से, लेकिन कौन सा एंड? ऑक्सीजन वाला एंड, क्योंकि प्लस वाला एंड किससे अट्रैक्ट होगा? माइनस से। और उसी तरह Cl माइनस जब वाटर में डालोगे तो वाटर का कौन सा एंड जाके अट्रैक्ट होगा? H प्लस वाला। अच्छा, एक और इसमें लॉजिक पूछा जाता है, कहां पे ज्यादा सॉल्वेशन हो रहा है? Na प्लस के केस में या Cl माइनस के केस में, या दोनों बराबर हो रहा है? Na प्लस के केस में सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है या Cl माइनस के केस में सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है? या दोनों वाटर का ही सॉल्वेशन है, बराबर ही तो होगा। देखो Cl माइनस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी। रीजन, दो दो अट्रैक्शन हो रहा है एक मॉलिक्यूल से। यहां पे +1 -1 का एक एक अट्रैक्शन हो रहा था, यहां पे आपके पास दो दो अट्रैक्शन हो जा रहा है, इसलिए ज्यादा सॉल्वेशन। खैर ये आपके उसमें नहीं है, सिलेबस के बाहर का चीज है, उसको छोड़ दीजिए। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट केटाइन और एनाइन दोनों को सॉल्वेट करता है। कल मैंने ये चीज बताई थी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स बोथ केटाइन एंड एनाइन,
सॉल्वेट्स बोथ केटाइन एंड एनाइन। अच्छा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि जिसमें एक्टिव एच नहीं हो, एसिडिक एच नहीं हो और लोन पेयर नहीं हो, इसका उल्टा। और इसके मैंने कुछ खास एग्जांपल्स भी लिखाए थे, जैसे कि डीएमए है ना, जैसे कि डीएमएफ, जैसे कि डीएमएस, एचएमपीए। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो आपके सामने मैं ईथर लिख दूं, ROR, क्या यहां पे एसिडिक एच है? नहीं, तो ये कौन सा सॉल्वेंट में काउंट होगा? एप्रोटिक। जैसे मान लो मैं लिख दूं एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, मेरा बज रहा है क्या? भाई मैंने अलार्म कब लगाया 11:50 का? मेरे मोबाइल में कोई और तो नहीं लगा के चला गया? वो भी ट्यूसडे के दिन लगा हुआ है, पता नहीं क्यों। भाई बंद करो यार, दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर में क्या बेंच मत तोड़ो तुम। हाँ इधर आओ। तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि जहां पे एसिडिक एच ना हो, एक्टिव एच ना हो, उसको हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। देखो ईथर में भी एसिडिक एच नहीं है, ये भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। यहां भी एसिडिक एच नहीं है, ये भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब देखो, ये तो एग्जांपल्स थे ही, मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लूं आपके सामने, RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहां भी तो एसिडिक एच, एक्टिव एच नहीं है। तो जहां जहां भी, आप ऐसा मत समझ लेना कि यही 4 पोलर एप्रोटिक होते, इसके अलावा होते ही नहीं है। ये 4 तो एग्जाम्पल थे, इसके अलावा भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जहां जहां एसिडिक एच नहीं पाया जाए, जहां जहां एक्टिव एच नहीं पाया जाए, वो सब क्या हो जाएंगे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या ये केटाइन एनाइन में ब्रेक होगा? नहीं होगा। ये तो केटाइन एनाइन में ब्रेक हो जा रहा है, तो केटाइन एनाइन को सॉल्वेट कर पा रहा है। लेकिन एक एग्जांपल देते हैं यहां भी, जैसे वहां पे एग्जांपल लिया था ना NaCl इन वाटर, यहां पे एग्जांपल लेते हैं NaCl इन एसीटोन। ठीक है, एसीटोन ये बनाया CH3COOCH3। अब NaCl क्रिस्टलाइन है, लैटिस है, इसको टूटना पड़ेगा, तो Na+ टूट गया, Cl- टूट गया। अब एसीटोन समझना है, एसीटोन क्या है आपके पास? क्या एसीटोन के पास ये डेल माइनस है और एसीटोन के पास यहां डेल प्लस है? तो ये जो प्लस वाला है उसको तो एसीटोन घेर ले रहा है भाई, जैसे वाटर ने घेर लिया प्लस वाले को, वैसे ही एसीटोन क्या करेगा? चारों तरफ से एसीटोन भी आपके पास घेर लेगा। तो देख लीजिए, दिस इज डबल बॉन्ड O, मिथाइल मिथाइल, डबल बॉन्ड O, मिथाइल और मिथाइल। तो देखो एसीटोन चारों तरफ से इसको घेर चुका है। भले ही ये क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, बट केटाइन को चारों तरफ से घेर पा रहा है। भले ही ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, बट ये केटाइन को चारों तरफ से सॉल्वेट कर पा रहा है। वैसे ही इधर एक लगा दो, इधर लगा दो, तो आपके पास सब तरफ से ये सॉल्वेट हो पाएगा। तो दिस इज योर एसीटोन, हर तरफ से सॉल्वेट होने की इसमें संभावना है। चलो, लेकिन अगर मैं मान लो इस Cl- को सॉल्वेट करना चाहूं, तो Cl- को कौन सॉल्वेट करेगा? प्लस। Cl- को कौन घेरेगा? प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज कहां है? कार्बन पे। अब देखो, मैंने बनाया कार्बन पे प्लस चार्ज, और यहां पे एक CH3 पड़ा हुआ है, यहां पे एक CH3 पड़ा हुआ है। क्या ये इसको सॉल्वेट कर पाएगा? ये स्टीरिक हिंड्रेंस लग रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस लग रहा है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में केटाइन तो सॉल्वेट हो पा रहा है बिना टूटे, बट एनाइन सॉल्वेट नहीं हो पा रहा है। रीजन? रीजन क्या लग रहा है यहां पे? स्टीरिक हिंड्रेंस, रिपल्सन लग रहा है। एनाइन इज नॉट सॉल्वेटेड बाय पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से कभी भी एनाइन सॉल्वेट नहीं हो पा रहा है। रीजन बता दो, स्टीरिक क्राउडिंग या स्टीरिक हिंड्रेंस, जो बोलना चाहो। ठीक है, जैसे ही मैं प्लस वाले पास, प्लस वाले एंड को इधर ले आया, क्या यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस लगने लगा? और स्टीरिक हिंड्रेंस लगेगा तो वहां पे रिपल्सन हो जाएगा, सराउंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों को सॉल्वेट करता है, लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स ओनली केटाइन। ये केवल और केवल किसको सॉल्वेट करेगा? केटाइन को। एंड डू नॉट सॉल्वेट एनाइन, कभी भी एनाइन को सॉल्वेट नहीं करेगा। डू नॉट सॉल्वेट एनाइन। अच्छा, ये तो बात हो गई पोलर सॉल्वेंट की। भाई नॉन पोलर सॉल्वेंट भी तो होगा।
CCl4, CS2, जितने भी मतलब तीसरा सॉल्वेंट होता है आपके पास, तीन ही सॉल्वेंट होते हैं पूरे, नॉन पोलर सॉल्वेंट, एनपीएस लिख रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में है वो ये है, CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन क्या है? C6H6, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। एन हेक्सेन ये भी लिक्विड होता है और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ईथर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, लेकिन ईथर एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर में लिख दीजिए, पोलर एप्रोटिक होता है ईथर। ठीक है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, वो भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या प्लस माइनस चार्ज होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। पोलर में होगा ना चार्ज, नॉन पोलर में चार्ज नहीं होगा। अब चार्ज होगा ही नहीं तो किसी को भी सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। चार्ज इसमें प्रेजेंट है ही नहीं तो ना केटाइन को घेर पाएगा ना एनाइन को घेर पाएगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट डू नॉट सॉल्वेट इधर केटाइन और एनाइन। एनपीएस जो है वो ना तो केटाइन को सॉल्वेट करता है और ना ही एनाइन को। डू नॉट सॉल्वेट ईदर केटाइन और एनाइन। केटाइन को भी सॉल्वेट नहीं कर पाता है और एनाइन को भी सॉल्वेट नहीं कर पाता है। डू नॉट सॉल्वेट ईदर केटाइन और एनाइन। दिस इज योर एनपीएस। ठीक है, क्लियर है? ये तीन लाइन आपका इंपॉर्टेंट है। पीपीएस दोनों को सॉल्वेट करेगा, पीएएस केवल केटाइन को, और एनपीएस किसी को भी नहीं करेगा। ठीक है, ये पूरे सॉल्वेंट की कहानी है, ये इसके बाहर कोई सॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सॉल्वेंट, और इन्हीं चार में से कोई घुमा के दिया होता है, उल्टा लिख देगा, पीपीएस केवल केटाइन को करेगा। तो आपको उसमें ये तीनों स्टेटमेंट बस याद रहने चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम वायग्राम कोई नहीं पूछेगा, बट आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रहने चाहिए कि पीपीएस किसको सॉल्वेट करेगा, पीएएस किसको सॉल्वेट करेगा और एनपीएस किसको सॉल्वेट करेगा। ठीक हो गया, ये पूरी सॉल्वेंट की कहानी हो गई। इसके बाद मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कराया था। ठीक है, उसके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको एक स्लाइड में करा देता हूं। ये तीन स्टेटमेंट जहां आपने कल लिखे थे ना, बस वहीं पे ऐड कर लीजिए। जगह नहीं है? ऐसा क्यों लिखते हो कि जगह ही नहीं है? भाई मेरा आज बेल्ट छूट गया है, हालत ही खराब है। लड़के समझ सकते हैं इस दुख को। क्यों भाई? ऐसे करके पढ़ाना पड़ेगा पूरे इसमें। नहीं नहीं यार, एक्चुअली मैं गया था बर्थडे मनाने, तो मेरा पूरा पूरा वही छूट गया, बैगेज ही। क्या हुआ कि मैं फ्लाइट से रिटर्न कर रहा था, तो किसी और बेल्ट पे मेरी लगेज चली गई, और वो लगेज चली गई विशाखापट्टनम किसी और फ्लाइट में। बाद में बताया उन्होंने कि आपकी यहाँ नहीं आई है, कहाँ चली गई, तो किसी और उसमें सीसीटीवी में देखा गया। वो मेरी ही गलती थी, मैंने किसी और बैग पे रख दिया, किसी और उस पे जल्दी में था। तो अब वो विशाखापट्टनम से यहाँ पे कुरियर आ रहा है, अभी टाइम लगेगा, उसको पार्सल में आएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो चलो खैर, क्या करें, अब उसी में बेल्ट है। ए, बेल्ट किसी का भी हो, बेल्ट बेल्ट होता है। नया नहीं यार, पैसे की कमी है यार, नया कैसे ले ले, वो आएगा वही इस्तेमाल करेंगे। मैं सोच रहा हूँ एक आध साल में पढ़ाना छोड़ दो यार, बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा। हरीलाल, मैं देखता हूँ यहाँ पे हरीलाल का बहुत बिजनेस चलता है यार, है ना? वहीं पे एक तिवारी लाल खोल लेते हैं। चलो भाई, तीन स्टेटमेंट आपके पास थे, ये स्टेटमेंट टाइप में पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए मैंने आपको नोट डाउन करा दिया है। ठीक है, अब लिखिएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी पे किस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले लिख लीजिए जल्दी से। कल आपको पढ़ाया था ना लिविंग ग्रुप। हाँ, कौन होता है लिविंग ग्रुप? आपसे बेहतर कौन जानता है ना? जो छोड़ के चला जाए उसी को लिविंग ग्रुप कहते हैं। क्यों? चलो लिखो न्यूक्लियोफिलिसिटी।
हाँ हाँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इंडक्टिव इफेक्ट, एक सेकंड रुको। हाँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, हाँ ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज। आपका डाउट समझ नहीं आया, बाहर पूछ लेना, ठीक है, चलो बाहर पूछ लेना। ए, खुद पूछ पढ़ लो, कोई दूसरा पढ़ रहा है तो पढ़ने मत दो, मुंह बंद करके पढ़ा करो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ए प्रोटिक सॉल्वेंट, उसके बाद लिखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी के 4 पॉइंट जो आपने पढ़ रखे हैं, बस उसके स्टेटमेंट टाइप कैसे आएंगे वो मैं बता देता हूं। बड़ा दिक्कत है आज यार, रस्सी से बनाए। चलो शांत, लिखो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो जब पढ़ा रहे होते उसी समय थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो, एकदम गधे की तरह पढ़ते हैं सब। शांत, मुंह बंद। हो गया? एक ही इंसान का बेल्ट आ सकता है मुझे, बीएन सर का, वो आए नहीं है। सुधांशु सर कह रहे थे अपना बेल्ट, मेरा बेल्ट ले लो, हमने कहा आपको भी साथ में बेल्ट में बंधना पड़ेगा तब आएगा। एमडी सर का बेल्ट ट्राई किया, वो मेरे से ज्यादा उनका तोंद ज्यादा बड़ा है। तरुण सर आए नहीं है, नहीं नहीं इसका भी नहीं आएगा, सब बच्चे हैं। चलो लिखो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। सेकेंड हेडिंग इज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। ध्यान से देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में, शांत देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ऑलमोस्ट सेम है, पूरा पूरा सेम नहीं है। शांत, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज हैं। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो दोनों का ऑर्डर अलग आएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी सुनने में एक जैसे लगते हैं कि दोनों में डोनेट ही तो करना है, न्यूक्लियोफाइल में भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डोनेट करना है, बेस में भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डोनेट करना है। सो सुनने में सेम लगेगा कि दोनों में लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डोनेट करना है, बट दोनों है अलग अलग चीजें। ध्यान से देखो, जो अपना बेस होता है वो अपना लोन पेयर किसको डोनेट करता है? H प्लस को। बेस अपना लोन पेयर H प्लस को ही हमेशा डोनेट करेगा। वो स्पेशीज जो अपना नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर H प्लस को डोनेट करे उसको क्या बोलेंगे? बेस। लेकिन वैसे स्पेशीज जो अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अगर किसी भी प्लस चार्ज को डोनेट कर दें, मान लो इस प्लस चार्ज को डोनेट कर देते हैं, तो उसको क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोफाइल। अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज H प्लस को डोनेट हो रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे बेस। अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज किसी और पॉजिटिव चार्ज को डोनेट हो रहा है, इसको बोल देंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दोनों में डोनेट ही हो रहा है, बट डोनेट कहां हो रहा है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, बेस में लिखेंगे लोन पेयर स्लैश नेगेटिव चार्ज लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इज डोनेटेड टू H प्लस। लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज H प्लस को डोनेट हो जाता है, और यहां पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डोनेटेड टू एनी पॉजिटिव चार्ज। जरूरी नहीं है कि H प्लस हो, कोई भी पॉजिटिव चार्ज टू एनी पॉजिटिव चार्ज। अगर H प्लस को डोनेट हो रहा है
तो उसको बोल देंगे बेस। किसी भी पॉजिटिव चार्ज को डोनेट हो रहा है, इसको बोल देंगे हम लोग न्यूक्लियोफाइल। एकदम ठीक बात है। चलिए, तो बेस हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब आगे बढ़ो। बेस और न्यूक्लियोफाइल के बाद सबसे पहला चीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कंपेयर करते हैं? तो एनायन का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल? कल हमने पढ़ा था, एनायन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। दूसरा, हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी हो, यह सेकेंड पॉइंट समझना बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टीरिक क्राउडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? जरा बोर्ड पे देखना। मान लो मैंने CH3 कार्बन, यहां CH3, यहां CH3 और O-, ठीक है। दूसरा लगाया CH3 CH CH3 और यहां पे लगा दिया O-। फिर तीसरा एग्जांपल बनाया है। मुझे यहां पे आप पहले बेसिसिटी बताइए, जो जीओसी में आप पढ़े हो, कौन ज्यादा बेसिक है? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? पहला वाला। रीजन? ज्यादा प्लस आई लग रहा है, ज्यादा प्लस आई है। इसमें 2 प्लस, इसमें 3 प्लस आई है, 2 प्लस आई है, 1 प्लस आई है, ठीक है। तो अगर मैं बेसिसिटी कंपेयर करता हूं तो जीओसी में हमने पढ़ा हुआ है मोर प्लस आई मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर आपको देखना हो तो हमने पढ़ा हुआ है न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग, पढ़े? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर आप इसको देखोगे तो क्या इसका उल्टा ऑर्डर कर दोगे? इसी में अगर आप इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर कंपेयर करना चाहो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी आप पढ़ते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउड। मान लो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी बल्कि, न्यूक्लियोफाइल आपका बल्कि है, तो क्या ये डोनेट कर पाएगा या रिपल्सन हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा, डोनेट ही नहीं कर पाएगा अल्काइल हैलाइड को, ठीक है। तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो कितना अंतर है, ऑर्डर उल्टा हो गया पूरा, ठीक है। देखने में, सोचने में, सुनने में सेम लगता है, वो क्वेश्चन अलग है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेस को किसको डोनेट करना है? बेस को H+ को डोनेट करना है, यहां पे किसी भी तरह से कोई रिपल्सन होगा ही नहीं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल को किसको डोनेट करना है? कार्बन पे। तो क्या यहां पे स्टीरिक क्राउडिंग काम आ जाएगा? यहां पे रिपल्सन लग जाएगा। पर बेस में तो रिपल्सन नहीं लगता है, H+ को डोनेट करना है। H में कौन सा रिपल्सन? तो बेस में बल्कि होगा तो ज्यादा बेस है, बट न्यूक्लियोफाइल में बल्कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगर बल्कि हुआ तो रिपल्सन कर जाएगा। बेस कभी भी रिपल्सन नहीं करेगा, H+ में कौन सा रिपल्सन? लेकिन अगर कार्बन को डोनेट करना है तो रिपल्सन हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए न्यूक्लियोफिलिसिटी में, हमने आपको तीसरा पॉइंट न्यूक्लियोफिलिसिटी का बताया होगा कि मान लो आप पीरियड में कंपेयर कर रहे हो, पीरियड में कंपेयर कर रहे हो, तो पीरियड में हमने पढ़ा है कि स्टेबिलिटी ऑफ आयन कैसे डिपेंड होता है? पीरियड में स्टेबिलिटी ऑफ आयन कैसे देखते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। और अगर कोई स्टेबल होगा तो वो डोनेट थोड़ी करेगा। तो पीरियड में जो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN। पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी सेम होता है, चाहे ग्रुप में चाहे पीरियड में, हर जगह न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी सेम होता है। कल ही पढ़ाया था कि अगर आपको CH3- दिया हो, फिर NH2- दिया हो, फिर आपके पास OH- हो और F- हो, स्टेबिलिटी अगर पूछा जाए तो क्या F- स्टेबल है? लेकिन अगर जब स्टेबल है तो डोनेट क्यों करेगा? तो लेस स्टेबल डोनेट कर देगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये वाला। स्टेबिलिटी क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अनस्टेबल डोनेट करेगा, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमने कल भी किया था। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही समझाया मैंने यहां पे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी में एक डिफरेंस है। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी हर जगह सेम होगा एक्सेप्ट फॉर स्टीरिक क्राउडिंग वाला केस। वैसे अगर मान लो एक प्लस आई यहां है, यहां पे प्लस आई है ही नहीं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पे CH3O-,
ठीक है, और यहां पे लिख दिया NO2O-। उसके लिए वो केस लिखवाया था कि अब कौन डोनेट करेगा, जब एक एक प्लस आई हो, एक एक प्लस एम हो। लेकिन अगर एक से ज्यादा ग्रुप्स आ जाएं तब स्टीरिक क्राउडिंग। ठीक है, जब सिंगल सिंगल ग्रुप आए तब तो ठीक है, प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर मल्टीपल ग्रुप्स आ जाएं तो स्टीरिक क्राउडिंग। चलिए, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ द आयन आ गया थर्ड में। आपको फोर्थ पॉइंट लिखवाया था, ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे देखते हो। तो मुझे बताओ, ग्रुप में स्टेबिलिटी कैसे देखते हो। साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो स्टेबल है क्या वो डोनेट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ग्रुप में स्टेबिलिटी ऑफ द आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाता है। तो क्या मैं लिख दूं न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज? न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। पीरियड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन और ग्रुप में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जो भी स्टेबिलिटी वाला रूल है जो आप पहले पढ़ चुके हो उसका उल्टा कर दो, न्यूक्लियोफिलिसिटी आ जाएगा। क्योंकि जो स्टेबल हो गया वो डोनेट क्यों करेगा? नहीं करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बात करूं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अब मुझे बताओ क्या होगा, कौन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो गया F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ भी यहां मेंशन नहीं है इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? पोलर एप्रोटिक। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो देना देना होगा, उसको लिखा होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा है यहां पे लिख दीजिए सॉल्वेंट इज पोलर एप्रोटिक। कुछ भी चीज मेंशन्ड नहीं है तो सॉल्वेंट इज पोलर एप्रोटिक। और अगर प्रोटिक सॉल्वेंट कहीं भी क्वेश्चन में पूछना होगा तो मेंशन कर देता है ऑलवेज। ग्रुप में स्टेबिलिटी के उल्टा कर दो, न्यूक्लियोफिलिसिटी आ जाएगा। अच्छा, अगर मैंने सॉल्वेंट को प्रोटिक कर दूं, मैं अगर मैं सॉल्वेंट को पोलर प्रोटिक कर दूं तब क्या हो जाता था? तब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाता था? कल मैंने लिखवाया था कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ जाए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्यों? वाई वाई व्हाट इज द रीजन? क्योंकि मैंने बताया था कि छोटा साइज में ज्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा, ज्यादा सॉल्वेशन हो जाएगा। तो ज्यादा सॉल्वेशन हो जाएगा तो डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कम सॉल्वेशन होगा, डोनेट कर देगा। सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक तो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये है, और सॉल्वेंट इज पोलर एप्रोटिक तो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये है। तो लिख लेंगे, अगर सॉल्वेंट आपका पोलर एप्रोटिक है तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे देखते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। हो गया? क्या लेंगे अगर इस वाले में? पीरियड में सॉल्वेंट का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। जब साइज डिफरेंस होगा बहुत ज्यादा तब जाके सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का असर आएगा। लेकिन पीरियड में हमने क्यों नहीं बताया पोलर प्रोटिक एप्रोटिक? क्योंकि साइज सॉल्वेंट डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि साइज का असर पड़ ही नहीं रहा, साइज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, स्टीरिक क्राउडिंग बाकी सब में सेम है। बेसिसिटी अलग तभी होगा जब स्टीरिक क्राउडिंग आए, बाकी सब में सेम है। तो मोबाइल चला रहा है इसमें, आप साइलेंट कर रहे हो क्लास के बीच में। याद आया कि किसी का फोन आ सकता है, पहले ही साइलेंट कर दो।
पांचवा पॉइंट आता है जो मैंने कल आपको लिखवाया था, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई। तो देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ना एनएस लिख देता हूं। भाई मुझे लगा इधर से कुछ हुआ। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज, हाँ यार मुझे लगा ये कुछ हिला, पता नहीं कैसे। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शांत, इज एनायन डोनेशन टेंडेंसी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन डोनेशन टेंडेंसी। बोर्ड पे देखना, मान लो आपके पास ये क्वेश्चन दिया जाए C2H5O माइनस, और यहां पे क्वेश्चन दिया जाए CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। कौन ज्यादा डोनेट करेगा और कौन कम डोनेट करेगा? सेकंड वाला रेजोनेंस कर रहा है, वो क्यों डोनेट करेगा? पहला वाला ज्यादा डोनेट कर देगा। पहले वाले में प्लस आई लग रहा है, दूसरे वाले में माइनस आई लग रहा है, सी डबल बॉन्ड O। दूसरा चीज, दूसरे वाले में रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस करेगा, बिजी हो गया उसमें, डोनेट ही नहीं कर पाया। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन डोनेशन टेंडेंसी। जैसे C2H5O माइनस और यहां पे CH3NO2, उल्टा लिख दिया, CH3NO2 और फिर O माइनस लगा हुआ है, CH3 फिर इसमें लगा हुआ है NO2 और फिर यहां पे लगा हुआ है O माइनस। अब बताइए, यहां पे आपके पास प्लस आई लग रहा है, क्या यहां पे माइनस आई लग रहा है? तो एक में प्लस आई लग रहा है वो ज्यादा डोनेट करेगा, और माइनस आई लग रहा है कम डोनेट करेगा। एक और आपके पास है, माइनस एम नहीं है बेटा, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, सिक्स्थ केस में, इफ लोन पेयर इज एडजेसेंट टू लोन पेयर, अगर लोन पेयर एडजेसेंट टू लोन पेयर है, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। एनएस का मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी समझे। अगर लोन पेयर एडजेसेंट टू लोन पेयर हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगा। सिक्स्थ वाले का एग्जांपल मैं ऊपर लिख रहा हूं। मान लो मेरे पास NH2 है और दूसरा आपके NH3 है और दूसरा आपके सामने NH2 लिखा हुआ है, तो कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा? सेकेंड वाला, लोन पेयर एडजेसेंट टू लोन पेयर। जैसे मान लो आपके पास H2O है, दो लोन पेयर है, लेकिन आपके सामने यहां पे OH लगा हुआ है। अब देखो कौन ज्यादा डोनेट करेगा? लोन पेयर एडजेसेंट टू लोन पेयर ज्यादा डोनेट कर देगा। अब इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि लोन पेयर अगर लोन पेयर के पास है तो क्या रिपल्सन करेगा? रिपल्सन करेगा तो पहले अनस्टेबल हो गया, डोनेट कर देगा। ठीक है, ये बस एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, छठा वाला याद रख लीजिए कि लोन पेयर के पास है, रिपल्सन करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा तो जल्दी डोनेट कर देगा, बाकी में डोनेट नहीं करेगा। चलिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गया आपके पास। मान लो 3 बार इसमें AIPMT में क्वेश्चन आया है और 1 बार नीट में क्वेश्चन आया है। 5 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी के, ठीक है? पांचों क्वेश्चन करना बहुत अच्छे हैं, राइट? पांचों में 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है। अभी तक न्यूक्लियोफिलिसिटी से इस चैप्टर से 4 बार क्वेश्चन आया है, तो चारों बार का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। लिखे भाई, ये कल लिख चुके हो? अरे लिख चुके हो भाई कल, दोबारा लिखना है क्या इसको? क्यों दोबारा क्यों लिखना है इसको? तो यही तो एक्स्ट्रा होगा। हाँ, ये प्रोटिक सॉल्वेंट, हाँ, केटायन है तो हाँ, वो तो इलेक्ट्रोफाइल है। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट करता है, केटाइन को सॉल्वेट कर देगा, तो वो उसको डोनेट नहीं करने देगा, सॉल्वेट करने के बाद नहीं करने देगा, तो सॉल्वेट करने के बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। करेंगे क्यों नहीं करेंगे? जब वो सॉल्वेट कर रहा है
क्यों नहीं उसको इफेक्ट को देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। Cl2 प्लस, Na प्लस और Cl प्लस है, Na प्लस Cl2 प्लस है? अच्छा, कैल्शियम प्लस 2, Na प्लस है और कैल्शियम प्लस 2 है, कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है? देखो ध्यान से, Na प्लस ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, Ca प्लस 2 ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। आप इसको उल्टा सॉल्व करो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है वो कम न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन ज्यादा है? Ca प्लस 2, ज्यादा चार्ज है ना, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल कम हो जाएगा। अब सॉल्वेंट से देखो, क्या यहां पे सॉल्वेशन ज्यादा होगा? यहां पे सॉल्वेशन ज्यादा हो गया, साइज, चार्ज ज्यादा है ना, चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सॉल्वेशन ज्यादा हो गया। चलिए नेक्स्ट, कहां कहां सोच लेते हो भाई, इलेक्ट्रोफाइल में न्यूक्लियोफाइल सोच रहे हैं, और नाइस, अच्छी बात है। चलिए अब जो क्वेश्चन आपके पास पीवाईक्यूज में आए हैं ना, वो कर लेते हैं। आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है, पहला वाला तो मैं जनरल दे रहा हूं, आरओ माइनस आरएस माइनस, इसमें आपको बेसिसिटी भी कंपेयर करना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कंपेयर करना है। दूसरा कुछ भी नहीं दिया है, इस केस में आपके पास लिखा हुआ है वाटर सॉल्वेंट, और कुछ नहीं दिया है। दूसरा पीएच CH2 माइनस, फिर दिया गया है PHO माइनस, और फिर दिया गया है PHS माइनस, यहां पे दिया गया है MEOH सॉल्वेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है आपको, NS, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है। C में Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, अल्कोहल सॉल्वेंट। डी ऑप्शन में CH3 माइनस, NH2 माइनस, CH3O माइनस, CH3COO माइनस। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, 5 क्वेश्चन थे। C2H5O माइनस, OH माइनस, C6H5O माइनस और SH माइनस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये दोनों बेटा आपके पास एम्स के हैं, और ये सब पीवाईक्यूज हैं आपके नीट के, मतलब AIPMT नीट वाले। देखो पहले वाले में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया गया है, बेसिसिटी बताओ क्या होता है। सबसे पहले बेसिसिटी से पहले स्टेबल कौन है, O माइनस की S माइनस? S माइनस। बड़े साइज पे एनायन स्टेबल होता है, ग्रुप में है बड़ा साइज स्टेबल। अगर ये स्टेबल है तो डोनेट नहीं करेगा, ये अनस्टेबल है डोनेट कर जाएगा। तो क्या अगर मैं बेसिसिटी की बात करता हूं तो RO माइनस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू RS माइनस, बेसिसिटी में नो डाउट। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी पे आ जाओ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हम पढ़ते हैं कि साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या RS माइनस का ज्यादा हो जाएगा? तो क्या उल्टा ऑर्डर आ गया बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी का? आई। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए, CH2 माइनस, O माइनस, S माइनस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एक में कार्बन डोनेट करेगा, एक में ऑक्सीजन डोनेट करेगा, एक में S डोनेट करेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लिखवाया हुआ है जिसका साइज ज्यादा वो ज्यादा डोनेट करेगा। किसका साइज ज्यादा है? S माइनस का, PHS माइनस। ये वैसा क्वेश्चन है जिसमें
डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिया था, फिर बाद में जो एनटीए का आंसर आया वो सबसे बेहतर था। तो देखो सबसे ज्यादा साइज है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब आ जाओ, कार्बन माइनस है, ओ माइनस है, किसका साइज ज्यादा है? कार्बन माइनस का। तो क्या हो गया आपके सामने? पीएच CH2 माइनस, और फिर क्या लगाओगे आपके सामने? PHO माइनस। जनरली लोग इसमें क्या लगाए थे, यहां पे तो उन्होंने ग्रुप लगा दिया और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा दिया था। ठीक है, ये नहीं, अगर आप ग्रुप लगा रहे हो तो सब में ग्रुप लगाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा रहे हो तो सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाओगे। ठीक है, तो जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो देखो ये सेकेंड पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड का, और ये थर्ड पीरियड का है, तो सबसे ज्यादा साइज वाला सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल, तो सबसे ज्यादा साइज सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों में भी फिर आप साइज ही देखोगे, कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन और फिर सबसे लेस ऑक्सीजन। चलो नेक्स्ट, अल्कोहल का सॉल्वेंट। अगर अल्कोहल का सॉल्वेंट है इसमें तो सबसे सिंपल है, क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आपको पता चल गया है? बड़ा साइज ज्यादा न्यूक्लियोफाइल, I माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया गया है और क्या है? पीरियड है। पीरियड में सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं होता है, पीरियड में साइज ऑलमोस्ट सेम है तो सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है, तो क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, फिर क्या आ जाएगा? NH2 माइनस। फिर आओ जाओ इनमें, इन दोनों में क्या ये रेजोनेंस वाला, ये तो डोनेट ही नहीं करेगा, ये कर देगा, तो CH3O माइनस, और फिर यहां पे सबसे कम कौन हो जाएगा? CH3COO माइनस। पहले क्या देखा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बाद में क्या देखा? इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। नीचे आ जाओ सबसे लास्ट वाले में, बेहतरीन क्वेश्चन। यहां पे O माइनस डोनेट करेगा, O माइनस डोनेट करेगा, O माइनस डोनेट करेगा, यहां पे कौन डोनेट करेगा? S माइनस। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ न्यूक्लियोफाइल? S माइनस। अब देखो यहां भी O माइनस, यहां भी O माइनस, यहां भी O माइनस, बेहतर न्यूक्लियोफाइल कौन है? C2H5 या नॉर्मल वाला या C6H5? प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई लगाने की वजह से C2H5 का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और फिर OH माइनस, फिर आपका OH माइनस, और ये तो मतलब रेजोनेंस करके खींच ही लेगा, ये रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? खींच लेगा। वैसे भी बेंजीन का क्या लगता है? माइनस आई, तो माइनस आई क्या करेगा? आपको मिनिमाइज कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। मिनिमाइज कर देगा मतलब डोनेट नहीं करने देगा। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ई वाला। हाँ, कोई डाउट? किसमें? नहीं, अगर मान लो एक ग्रुप कहां गया? यहां पे ये देखो, ये सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड क्या अलग अलग ग्रुप में आ गए? तब साइज देखेंगे, लेकिन यहां पे देखो सारे सेम साइज, सेम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब सेम वाले, तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलेगा। अगर एक पीरियड में चल रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ग्रुप में आ रहा है तो साइज आया। चलो ये हो गया आपके पास, और कोई डाउट? लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला सब लोग बोर्ड पे देखना, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे कौन डोनर है? ऑक्सीजन। यहां पे कौन डोनर है? ऑक्सीजन। यहां पे कौन डोनेट करेगा? और यहां पे सल्फर। तो बड़ा साइज है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बड़ा साइज डोनेट करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे बड़ा साइज डोनेट कर गया, हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब देखो यहां पे प्लस आई से सपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, यहां पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहां पे माइनस आई से उसको कम और कर रहा है। तो ये प्लस आई लगा के डोनर टेंडेंसी बढ़ा दिया, ये माइनस आई लगा के डोनर टेंडेंसी कम कर दिया। तो ये क्या हो गया? C2H5O माइनस से सपोर्ट कर दिया, एटलीस्ट यहां सपोर्ट नहीं हुआ है, यहां तो बेटा उल्टा उसको कम और कर दिया। पीएच का क्या लगता है? माइनस आई, पढ़ाया था ना। चलो, तो ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो गया। लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछना है तो अच्छा बताइए, O माइनस स्टेबल है या SH माइनस? ये तो न्यूक्लियोफिलिसिटी है। लास्ट वाले में अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ निकालना चाहें, चलो सॉल्व करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। कौन स्टेबल है? O माइनस स्टेबल है कि S माइनस? S माइनस। तो S माइनस स्टेबल है, डोनेट नहीं करेगा, तो कौन डोनेट करेगा? O माइनस। अच्छा, तो बेसिसिटी इनकी ज्यादा होगी। अब इनमें भी क्या प्लस आई वाले की बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी? तो बेसिसिटी प्लस आई वाले की ज्यादा हो जाएगी, C2H5O माइनस। क्या माइनस आई वाले की बेसिसिटी कम हो जाएगी और बीच में कौन आ जाएगा? OH माइनस।
तो प्लस आई की बेसिसिटी ज्यादा है, माइनस आई की बेसिसिटी कम हो गई। और एसएच माइनस तो अनस्टेबल है, सॉरी एसएच माइनस तो स्टेबल है, वो तो डोनेट ही नहीं करेगा। तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये हो गया। अंतर सॉल्वेंट का है, बेसिसिटी में कोई सॉल्वेट करने के लिए नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट कर देता है, बस यही डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था, थर्ड जो पॉइंट आपको बताया था, यहां से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये पीवाईक्यूज थे जो कल अपन ने पढ़े थे, उसके क्वेश्चन आज के। ठीक है, जो चौथा टाइप का पढ़ा था, जो आपका फेवरेट है, कौन है? लिविंग ग्रुप, है ना। लिविंग ग्रुप के बारे में मैंने बताया था कि जो छोड़ के चला जाए और स्टेबल हो जाए, है ना, फिर तो मजा ही आ गया, मतलब जिंदगी आपकी बहुत बढ़िया हो जाए, आ जाइए, है ना। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, एक तो छोड़ के चला जाए और स्टेबल और हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बेटा जो जितना ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा उतना जल्दी छोड़ के जाएगा। बेटा केमिस्ट्री में समझना है, कुछ और नहीं। तो जो जितना जल्दी स्टेबल हो रहा होगा, जितना ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा, उतना जल्दी लीव करेगा रिएक्शन से। ठीक है। अच्छा, एक नोट आपको पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है, नोट बना के अपन लिखेंगे, बोलना ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। शर्सन रीजन में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। सही है। वीकर बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, सॉरी वीकर बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। जो बेस कमजोर है वो जल्दी छोड़ के जाएगा। इट इज ट्रू और इट इज नॉट ट्रू। फॉल्स कह रहे हैं कई लोग, ट्रू कह रहे हैं कई लोग। आइए देखते हैं ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर बेस अच्छा हो, अगर बेस अच्छा हो, इसका मतलब क्या हुआ? एनायन स्टेबल हो कि अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। बेटा अगर बेस अच्छा है मतलब डोनेट कर पा रहा है, डोनेट कौन करेगा? स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अगर बेस अच्छा है तो एनायन क्या है? अनस्टेबल। अच्छा, अगर वीक बेस है, अगर वीक बेस है तो एनायन क्या है? स्टेबल। तो स्टेबल एनायन ही तो, स्टेबल आयन ही तो बेटा आपका लिविंग ग्रुप है। तो वीकर बेस क्या है? स्टेबल आयन। और स्टेबल आयन क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। तो जिसका बेस कमजोर है वो छोड़ के चला जाएगा। इसलिए बेस पे काम करिए बेटा। बेस है बेटा आधार। चलिए बोर्ड पे आइए। गुड बेस, मैंने ग्राउंड बेस क्यों लिख दिया? गुड बेस। चलो भाई, गुड बेस एनायन स्टेबल। अच्छा, एनायन अनस्टेबल है तो ये पुअर लिविंग ग्रुप बोला जाता है, और जिसका एनायन स्टेबल होगा वही तो गुड लिविंग ग्रुप होगा। अब एक और चीज, माइनस एम माइनस एच माइनस आई, माइनस एच तो होता ही नहीं, होता है CCl3 का। माइनस एम माइनस एच माइनस आई लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी को बढ़ाएगा या कम करेगा? माइनस एम माइनस एच माइनस आई लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी को बढ़ा देगा या कम कर देगा? बढ़ा देगा ना, क्योंकि माइनस एम माइनस एच माइनस आई क्या करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन बढ़ा देगा। स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन बढ़ाते ही लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। अब ये लिखिए, इसके भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, वो कर लेते हैं। करे क्वेश्चन। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, यहां पे आपके पास आयोडीन है, यहां पे सिंपल वाला ब्रोमीन है, यहां Cl है और यहां F है। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है जिसका एनायन स्टेबल हो? किसका एनायन स्टेबल है? बड़े साइज का। तो क्या इसका लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी ये हो जाएगा? दिस इज लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। अगर आपसे पूछा जाए CH2 माइनस, मतलब एनायन बन गया यहां पे CH3 माइनस,
और फिर आपके पास NH2 माइनस, फिर यहां पे OH माइनस, और फिर यहां पे F माइनस। क्या यही होगा? जिसका एनायन स्टेबल है, जिसका एनायन स्टेबल है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जिसका एनायन स्टेबल है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या आपके सामने यही ऑर्डर आएगा? ग्रुप में साइज बड़ा होने से स्टेबल होता है, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से स्टेबल आता है। अब लिखिए, ये जो आपके पास है इनको बोला जाता है बेटे गुड Lg, ये बहुत जल्दी निकल जाते हैं। और ये जो है ये पुअर Lg, बहुत मुश्किल से हीट उट देने के बाद ये यहां से निकल पाता है। ये I, Br और Cl ये बहुत अपने आप लीव कर जाएंगे, बट फ्लोरीन वाला बॉन्ड जल्दी टूटता है क्या? नहीं टूटता है। नहीं टूटता है, गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, पुअर लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट, F OH NH2 कौन जल्दी लीव करेगा? जिसका एनायन स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का एनायन स्टेबल होता है। क्या ये वाला लिविंग ग्रुप होगा? अब मैंने वहां पे बताया कि भाई ये तो क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है, और पुअर लिविंग ग्रुप से भी कमजोर है। तो OH और NH2 जो है ना बेटा, ये वेरी पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। OH और NH2 वेरी पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। अच्छा, एक और चीज बताना, स्पेशल क्वेश्चन, N2 प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है या OH2 प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है? कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है भाई? वाई? N2 प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है या H2O प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है? दोनों में से लिविंग ग्रुप अच्छा कौन है? H2O। इसका एनायन बनाइए तो सही। तो इसका एनायन बनाओगे तो क्या न्यूट्रल बन जाएगा? भाई इसका एनायन बनाओगे तो क्या बनेगा? N2 न्यूट्रल। इसका एनायन बनाओगे तो क्या बनेगा? ज्यादा स्टेबल कौन है? N2 की वाटर? N2 ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, ठीक है ना? तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो जो जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल हो वही तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। भाई N2 और वाटर में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? तो जिसका एनायन स्टेबल होगा। इसका एनायन बनाया N2 बन गया, इसका एनायन बनाया वाटर बन गया। कौन ज्यादा स्टेबल है? N2 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये अमाइन चैप्टर में आपको बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। बेंजीन में एक मैंने रिएक्शन करवाया था, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का। N2 किसी भी रिएक्शन में देखे सबसे पहले लीव कर जाता है, क्योंकि लीव करने के बाद हाईली स्टेबल N2 बन रहा है। N2 प्लस और OH2 प्लस में लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है? N2 प्लस। रीजन, उसका एनायन हाईली स्टेबल हो जाता है। किसको नहीं? तो कंपाउंड से देखो, N2 कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है या H2O? N2 नॉन पोलर कंपाउंड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, हाईली स्टेबल है, ठीक है। किसको आत्मा आ गई है? बेटा मैं निकाल भी दूंगा तुरंत। क्या नशा वसा करके आए हो क्या आज? हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, मान लो आपके पास एक अल्कोहल दिया जाता है, ध्यान से, और इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं यहां पे एसिड से। बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे सब लोग, मैंने आपको ये रिएक्शन कराया था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराया था, कि अल्कोहल एक तो खतरनाक, ऊपर से एसिड और खतरनाक, तो क्या होता है? वाटर रिलीज हो जाता है, और वाटर रिलीज होने से पहले क्या बनता था? OH2 प्लस। तो ये क्यों वाटर रिलीज करा देते थे? क्योंकि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, H2O प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। जैसे याद करो, मैंने बेंजीन वाले क्वेश्चन में यहां पे बेंजीन NH2 लिया था, और वहां पे लिख दिया था NaNO2 प्लस HCl, लिखा था ना, NaNO2 प्लस HCl, या फिर इसकी जगह पे क्या लिखा था? HNO2, या फिर इसकी जगह पे क्या लिखा था? NaNO2 प्लस HCl के बजाय कोई और एसिड ले लो, H2SO4 ले लो। भाई क्या बनता है?
तुरंत यहां से रिलीज होके Rn2+ बनता है, और Rn2+ भी तुरंत रिलीज हो जाता है। जैसे वाटर रिलीज होता है वैसे ही नाइट्रोजन रिलीज होता है। क्यों? अच्छा लीविंग ग्रुप है। आर के साथ भी होता है, Ar के साथ भी होता है। ठीक है, आर के साथ भी होगा, Ar के साथ भी होगा, हर जगह होगा। ठीक है, तो आपको फोकस यहां करना है कि जैसे वाटर में H+ डालने से लिविंग ग्रुप बन रहा था, वो जो हमने रिएक्शन किया है जाने अनजाने में लिविंग ग्रुप ही वहां से लीव कराया है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। जैसे हमने वो वाला रिएक्शन कराया वहां से लिविंग ग्रुप ही लीव कराया है, और वो लिविंग ग्रुप हम यहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, और लिविंग ग्रुप लीव करता है, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है हमेशा बॉन्ड पेयर लेके लीव करता है। लिविंग ग्रुप हमेशा बॉन्ड पेयर लेके लीव करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लिविंग ग्रुप यहां पे लीव करेगा तो देखो अपना बॉन्ड पेयर तो लेके जाएगा ही, सामने वाले का भी लेके चला जाएगा। तो क्या सामने वाले का लेके चला गया तो R+ हो गया, और वाटर के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से वाटर के न्यूट्रल बन गया। वाटर के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, वाटर न्यूट्रल बन गया। बोर्ड पे देखिएगा सिमिलरली यहां पे भी ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाएगा। तो क्या सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और ये क्या बन गया? न्यूट्रल। इसीलिए वाटर रिलीज करा रहे थे, कार्बोकेटाइन बना रहे थे। क्योंकि लिविंग ग्रुप कोई सा भी हो, Cl-, Br-, I-, H2O, N2, हर लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होता है कि वो जाएगा लेकिन कुछ लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? बॉन्ड पेयर। अब याद रह जाएगा आपको, लिख लीजिए यहां पे, लिविंग ग्रुप हमेशा लीव करता है विथ बॉन्ड पेयर। लिविंग ग्रुप ऑलवेज लीव्स रिएक्टेंट विथ इट्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। वो अपने बॉन्ड पेयर के सारे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है विथ इट्स ऑल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। लीविंग ग्रुप जब भी लीव करेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, सामने वाले का भी नुकसान बेचारा कर देता है। लिख लो भाई, लिख लो। इसको लिखने में कितना टाइम लग रहा है? ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। क्यों भाई, अनुभव नहीं है? लड़कों के पास अनुभव नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, सीधे साधे लड़के हो। हो गया? लीविंग ग्रुप जब भी रिएक्शन से लीव करेगा वो सारे बॉन्ड पेयर लेके चला जाएगा, तो क्या छोड़ेगा? R+। हमेशा कार्बोकेटाइन बनाता है। तो लिखिए यहां पे एक कि अगर कभी भी आपको R दिख जाए, H दिख जाए, F दिख जाए, OH दिख जाए, NH2 दिख जाए, ये सब के सब क्या हैं? वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। ये अपने आप नहीं जाते हैं बेटा, इनको एसिड देना पड़ेगा या फिर हीट देना पड़ेगा, तब जाके लीव करेंगे। दे आर वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। R, H, F, OH, NH2, इनमें एसिड देना पड़ता है या कोई स्पेशल रिएजेंट देना पड़ता है, तब जाके लीव करते हैं। और कोई भी लीव करे सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लेके ही लीव करेगा। आपको लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कंपेयर करना है। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन जल्दी लीव कर जाएगा रिएक्शन से, ये आपको बता देना है। तो लिविंग ग्रुप वही अच्छा होता है जो स्टेबल अनायन बनाता है।
ये 3 क्वेश्चन है, कौन जल्दी लीव करेगा? सबसे पहले वाले में लीविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करिए, जो ज्यादा स्टेबल अनायन हो। तो ए में देखो बहुत तगड़ा माइनस आई लग रहा है, रेजोनेंस भी ज्यादा है। बी में रेजोनेंस और सी में सबसे कम रेजोनेंस। सब में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, ए में ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर ए और बी में ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। तो ए और बी में कंपेयर कर लिया माइनस आई प्लस आई से, फिर सी में कम इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो गया। इसमें लिविंग ग्रुप टेंडेंसी या लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करोगे तो कौन स्टेबल बन रहा है? ए वाले का ज्यादा होगा और बी वाले का कम हो जाएगा। इसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखोगे तो आपके पास ए का ज्यादा होगा और सी का सबसे कम हो जाएगा। जिसका एनायन स्टेबल है उसका लिविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा होगा। अब SN2 में मैंने आपको बताया था कि भाई इन्वर्जन होता है, बताया था ये बात, वॉल्डेन इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन। SN2 में हमने ये बात बताई थी। एक बात बताओ, अगर रिएक्टेंट में आपके पास R दिया हुआ है, R पता है ना, RS कॉन्फ़िगरेशन, रिएक्टेंट में अगर R कॉन्फ़िगरेशन है तो इन्वर्जन के बाद क्या बन जाएगा? SN2 में S बन जाएगा। अगर रिएक्टेंट में D दिया गया है तो क्या L बन जाएगा? इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहां तक। क्या आ रहा है? पुष्पा आ रहा है इसमें? कहां से आता है? नीचे से? हट, चलो हाँ छोड़ो, हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या वंस मोर भाई? पुष्पा का तुम फोटो देख के क्या करोगे? मूवी देखो जाके। मूवी देखा जाए, तुम लोगों को मूवी दिखाऊं क्या मैं? पुष्पा 2 बताओ, है ना, सामने हॉल में लगा, खुद से देखो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देख लीजिए इसको ध्यान से, बोर्ड पे देखो। ये आपके पास 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहले वाले में देखो दिया गया है कि वो आर है, सॉरी डी है। डी और एल पता है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। और ये वाला बेटा आर दिया हुआ है, इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है डी पहले वाले क्वेश्चन में, और फिर कह रहा है SN2 रिएक्शन हो रहा है। तो SN2 रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि भाई इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, तो Cl के अपोजिट साइड में OH लग जाएगा, यहां H है, यहां CH3 है, और यहां कौन हो जाएगा? पीएच। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, कह रहा है इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका वो कॉन्फ़िगरेशन बताइए। सिमिलरली यहां पे आइए, यहां पे भी क्या Cl के अपोजिट साइड में OH बन जाएगा, और यहां CH3 है, यहां H है, और कौन बनेगा? D। व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन? D का कॉन्फ़िगरेशन किस में चेंज हो जाएगा? कितने लोगों को लग रहा है कि सर यहां L हो जाएगा? कितने लोगों को लग रहा है कि यहां पे सर R का S हो जाएगा? और मैं आपको प्रूव करता हूं आप कितने बड़े गधेड़े हैं। सबको यही लग रहा है, मैं मौका दे रहा हूं कि कोई और अदर आंसर है तो बता दीजिए। अरे गधों, दोनों कंपाउंड ही अलग अलग है। रिएक्टेंट में अल्काइल हैलाइड है, राइट हैंड साइड में अल्कोहल बन चुका है। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन? थोड़ा तो मतलब दिमाग लगाया करो हल्का सा भाई। जब वहां Cl है, यहां OH है, प्रायोरिटी बदल जाएगा। CIP रूल में प्रायोरिटी चेंज हो जाएगा। यहां Cl है, यहां OH है, प्रायोरिटी बदल जाएगा। दोनों अलग अलग कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड है। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? इट मे बी डी, इट मे बी एल, ये इट मे बी आर, इट मे बी एस। और ये कहीं नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है आपका।
मेजॉरिटी लोगों को या सबको यही लगेगा ना एग्जाम में कि यार इन्वर्जन होता है, पलट जाता है कंपाउंड, तो डी का क्या हो जाएगा एल, आर का क्या हो जाएगा एस। बट वो तो कंपाउंड ही डिफरेंट है। अगर कंपाउंड सेम रहता, सीएल का सीएल होता, तब वो आर का एस होता या डी का एल होता। बट ये तो कंपाउंड ही बदल गया, कंपाउंड बदल गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, मे बी डी और एल। डी में भी हो सकता है, एल भी हो सकता है। अब तो OH आ गया, अब इसका CIP अलग होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग आएगा। सिमिलरली यहां पे CIP नहीं, चलो छोड़ दो, यहां पे तो CIP आ जाएगा, मे बी आर या मे बी एस। बट कंपाउंड जब बदल जाए तो आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि डी का एल ही होगा। जब कंपाउंड बदल जा रहा है तो दिस कैन नॉट बी कंफर्मली सेड कि नहीं डी का एल ही होगा, वो डी भी हो सकता है, एल भी हो सकता है। सिमिलरली आर का एस ये कंफर्म होके नहीं कह सकते, CIP पैटर्न ही बदल गया, प्रायोरिटी रूल ही बदल गया, इसका प्रायोरिटी बदल जाएगा, तो इसलिए ये मे बी आर मे बी एस। तो SN2 में नोट करके लिख लीजिए, इन्वर्जन होता है बट कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन नहीं होता है। इसमें कंपाउंड का इन्वर्जन होता है बट कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन नहीं होता है। नोट इन SN2, नोट इन SN2, ये पहला क्वेश्चन था SN2 का, उसी में धराशायी हो गए। इन SN2 कंपाउंड इज इन्वर्टेड बट कॉन्फ़िगरेशन मे और मे नॉट बी इन्वर्टेड। बट कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है इन्वर्जन और नहीं भी हो सकता है, बट कॉन्फ़िगरेशन मे और मे नॉट बी इन्वर्टेड। बट कॉन्फ़िगरेशन मे और मे नॉट बी इन्वर्टेड। SN2 में कंपाउंड आपका इन्वर्टेड होता है बट कॉन्फ़िगरेशन हो भी सकता है इन्वर्टेड, नहीं भी हो सकता है इन्वर्टेड। एक और नोट लिखेंगे फिर और क्वेश्चन करेंगे। हाँ, कंपाउंड बदलने के बाद यू कैन नॉट से, कंफर्म नहीं हो सकती। इस केस में आपको लग रहा होगा कि भाई OH लेफ्ट चला गया, इस केस में आप बोल रहे हो अगर मैं वेज डैश बना के दे दूं, यू कैन नॉट से, नहीं बता सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कंफर्म होके आप किसी भी केस में नहीं कह सकते। एक ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, अगर मैं यहां पे 2 लगा दूं, 2 Cl, देन अगेन यू कैन नॉट से। भाई आपको कैसे पता है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ऊपर है, लेस ऑक्सीडाइज्ड नीचे है? भाई केवल आप ये थोड़ी देखते थे कि लास्ट वाले कार्बन पे NH2 और OH है, मोस्ट ऑक्सीडाइज लीस्ट ऑक्सीडाइज देखना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन देख के ये नहीं बता सकते कि ये डी ही है और एल ही है, कंफर्म कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगेन वही एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, हो सकता है एल हो, एल ही है यहां पे, बट वो कंफर्म नहीं है हर केस में। इस केस में जरूर है, इस केस में आप डी का एल बोल सकते हो, बट हर क्वेश्चन में नहीं होगा। राइट, आइए अभी आपको डीपीपी में जो दिया है क्वेश्चन उन केसेस में नहीं होगा। अब डीपीपी जो आज रात में डालूंगा मैं, उसमें देखना आप। नोट पॉइंट नंबर 2, नोट पॉइंट नंबर 1, ये आपको ये पता चल गया कि प्रोडक्ट अपोजिट बनेगा बट कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट नहीं बनेगा। दूसरा, हां बहुत ध्यान से देखना, इसमें 2 लाइन छोड़ो और अभी बोर्ड पे देखो सब लोग। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल लेते हैं और न्यूक्लियोफाइल, क्या हम लोग यहां पे एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं CH3 और यहां पे हम लोग ले लेते हैं Cl, ठीक है, और हम लोग कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बोर्ड पे शांत, बोर्ड पे। अब मैंने आपको कल बताया था कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, लेकिन मुझे बताओ इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, वो कहां अटैक करेगा? भाई अटैक करने के लिए खाली जगह तो चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल तो होना चाहिए। ये अपना लोन पेयर इस नेगेटिव चार्ज को दे, ये अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज दे रहा है, बट कोई तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा। हाँ, इसके पास ABMO में डोनेट करता है, तो SN2 में ये डोनेट करेगा बट ABMO में डोनेट करेगा, ध्यान रखिएगा, सिग्मा स्टार में डोनेट करता है। ठीक है, तो इन SN2 न्यूक्लियोफाइल डोनेट करता है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, बट कहां पे, बट इन सिग्मा स्टार ABMO।
इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल भरा हुआ है, लेकिन कहां डोनेट कर रहा है? एबीएमओ में। एनसीईआरटी में बताया हुआ है। ध्यान से दूसरा वर्ड, दूसरा लाइन, एबीएमओ में जाता है तो हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है। एमओटी में आपने पढ़ा होगा कि एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, तभी तो कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये H H H ये एज इट इज रहता है, 3 हाइड्रोजन जैसा था वैसे ही रहेगा। देखो OH क्या करता है, एबीएमओ में डोनेट कर रहा होता है, तो जैसे जैसे एबीएमओ में डोनेट हो रहा है वैसे वैसे मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है। भाई एबीएमओ में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल अनस्टेबल हुआ, और अनस्टेबल होने से बीएमओ वाला अनस्टेबल हो जाता है और वो टूटने लगता है। इसीलिए कल मैंने बताया था कि जिस स्पीड से OH अटैक करता है उसी स्पीड से ये निकल जाता है। ठीक है, तो OH का अटैक और Cl यहां से रिलीज हो जाता है, क्योंकि एबीएमओ में वो अटैक करेगा और उसी तरह से वो बीएमओ से रिलीज होता रहेगा। खैर, ये जो आपके पास बना है, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। SN2 में ये आपके पास बेटे बनता है पेंटावैलेंट। ये पहली बार आप देख रहे होगे जहां पे कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 5। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनता है बेटा। अच्छा, ये Cl क्या बेटा? Cl माइनस बना के निकलेगा। बोर्ड पे देखिए, Cl क्या? Cl माइनस बना के लिखेगा, और OH माइनस ही अटैक कर रहा होता है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट में किस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं? एनाइन या केटाइन? एनाइन। ये ट्रांजिशन स्टेट में किस टाइप की प्रॉपर्टीज है? एनाइन लाइक ट्रांजिशन स्टेट इसको बोलते हैं। चूंकि इसमें आने वाला भी एनाइन, जाने वाला भी एनाइन, तो जब ट्रांजिशन स्टेट होगा तो क्या इसमें एनाइन जैसी प्रॉपर्टीज होंगी? इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा देंगे तो SN2 बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो SN2 बढ़ जाएगा। क्यों? SN2 में ट्रांजिशन स्टेट कैसा है? एनाइन। SN1 में कार्बोकेटाइन बन रहा था, SN2 में क्या बन रहा है? एनाइन। अभी क्वेश्चन कराऊंगा। SN1 में कौन आपके रिएक्शन को फास्ट करेगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, +M+H+I। SN2 में कौन बन रहा है? एनाइन। कौन स्टेबिलिटी बढ़ाएगा? -M-H-I। इसी नोट को यहां पे लिखवाना था, एक ही बात है। आइए, इन SN2 ट्रांजिशन स्टेट शोज एनाइन लाइक प्रॉपर्टीज। SN2 में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो कैसा प्रॉपर्टी शो करता है? एनाइन लाइक प्रॉपर्टीज। और एनाइन जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, एनाइन लाइक प्रॉपर्टीज। इन SN2 ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एनाइन जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। इन SN2 ट्रांजिशन स्टेट शोज एनाइन लाइक प्रॉपर्टीज, एंड हेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप shows electron withdrawing group increases SN2 reaction. Presence of electron withdrawing group SN2 को बढ़ा देगा। ये आप पहली बार शायद देख रहे होंगे। SN1 में तो कार्बोकेटाइन है, सबको दिख रहा है कि कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, SN1 फास्ट होगा, लेकिन SN2 में नहीं दिख रहा होता है। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट में एनाइन जैसी प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए SN2 में NO2 लगा दूं, SN2 में -M-H-I ग्रुप लगा दूं तो SN2 बढ़ जाएगा, SN2 ज्यादा होगा। अच्छा, प्रोडक्ट तो आपको सबको पता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? Cl के अपोजिट साइड से क्या लग जाता है? न्यूक्लियोफाइल। और हाइड्रोजन क्या होता है? तीनों इधर 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 चला जाता है। अब इन्वर्जन समझो जरा बोर्ड पे, ध्यान से सब लोग देखना। ये तीनों हाइड्रोजन, ये मान लो ऐसे तीनों हाइड्रोजन मेरी तरफ है, ये तीनों हाइड्रोजन मेरी तरफ है, ये तीनों हाइड्रोजन को, और न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तीनों हाइड्रोजन है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल पास जाएगा वैसे वैसे इन हाइड्रोजन में हल्का हल्का रिपल्सन लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे पास जा रहा है हाइड्रोजन और दूर हो रहा है, हाइड्रोजन और दूर हो रहा है, हाइड्रोजन और दूर हो रहा है, हाइड्रोजन और दूर हो रहा है। देखो हाइड्रोजन एक प्लेन में आ गया ट्रांजिशन स्टेट में। ठीक है, पहले एक साथ थे, एक तरफ थे, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे पास जाएगा हाइड्रोजन में भी रिपल्सन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल पास जा रहा है, हाइड्रोजन दूर जा रहा है, हाइड्रोजन दूर जा रहा है, हाइड्रोजन दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। और जब वो अटैक हो जाएगा, जब वहां पे बॉन्ड बन जाएगा, तो ये तीनों हाइड्रोजन उस साइड चले जाएंगे। पहले सीधा हुए और फिर पलट गए उस साइड, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस, पहले इस साइड थे, धीरे 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 ये स्ट्रेट होंगे और फिर उस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन।
जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे SN2 में 100% इन्वर्जन होता है या थोड़ा कम ज्यादा होता है? 100%, पूरा का पूरा इन्वर्जन होता है। जिस एंगल पे उधर टिल्ट थे उसी एंगल पे इधर बदल जाएंगे, तो वॉल्डेन इन्वर्जन। आपने देखा होगा एक मीम इस पे बहुत चलता है, SN2 रिएक्शन पे, ओमपुरी वाला। वो एक तरफ से टैक्सी में बैठता है तो दूसरी तरफ से निकल जाता है गेट खोल के। नहीं देखा आपने? तुम्हें भाई लॉर्ड पुनीत देखने से फुर्सत मिले तब तो ये सब देखो। एक टैक्सी होता है जिसमें 4 लोग मान लो बैठे हुए हैं पीछे वाली सीट पे, तो एक तरफ से 5वां इंसान जैसे ही एंटर किया उधर से चौथा इंसान निकल गया। वही तो हो रहा है, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरी तरफ से लिविंग ग्रुप लीव कर गया। ठीक है, दिखाएं यहां पे तुम्हें भाई किसी भी तरह मिल जाए मजे। हो गया, चलो ध्यान से। इन SN2 ट्रांजिशन स्टेट शोज एनाइन लाइक प्रॉपर्टीज और SN2 रिएक्शन बढ़ जाता है। बस लास्ट नोट अपन लिखेंगे, नोट नंबर 3। मे बी R मे बी S हो गया, SN1 SN2 हो गया। हाँ, SN1 में हमने पढ़ा हुआ है कि SN1 रिएक्शन में स्टेप 1 में क्या होता है? कार्बोकेटाइन बनता है। SN1 2 स्टेप का होता है। स्टेप 1 में आपके पास क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। और स्टेप 2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। स्टेप 1 में आपके पास कार्बोकेटाइन बनता है और स्टेप 2 में आपके पास बेटे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो जैसे मैंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SN2 को बढ़ाएगा, यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको बढ़ाएगा SN1 को, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस SN1। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर रहे तो कौन इंक्रीज हो जाएगा? SN2। प्लस M प्लस H प्लस I SN1 को बढ़ाएगा, माइनस M माइनस H माइनस I SN2 को बढ़ाएगा। अच्छा, SN1 में आपने एक एग्जाम्पल भी लिया था, CH Cl, यहां पे CH3, यहां पे मान लो PH, यहां पे H, और मैंने यहां पे न्यूक्लियोफाइल अलग से थोड़ी लेना पड़ता है, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है। SN1 में याद रखना गंगाधरी शक्तिमान है, जो इसमें सॉल्वेंट है वही यहां पे न्यूक्लियोफाइल है, अलग से न्यूक्लियोफाइल नहीं लेना पड़ता। SN2 में ध्यान दो, सॉल्वेंट अलग लिया था, न्यूक्लियोफाइल अलग लिया था। बट SN1 में गंगाधरी शक्तिमान है, जो सॉल्वेंट है वही न्यूक्लियोफाइल है, अलग से न्यूक्लियोफाइल हम नहीं लेते। तो क्या होगा भाई? सबसे पहले कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद एक बार क्या Cl के साइड से अटैक हो जाएगा और एक बार क्या Cl के अपोजिट साइड से अटैक हो जाएगा। तो यहां पे देखो CH3, यहां पे PH और यहां पे H। सिमिलरली यहां पे CH3, यहां पे H और यहां पे कौन आ जाएगा? PH, OH। और आप देखोगे तो जो Cl के साइड आया है, क्या इसको हम लोग बोलते थे रिटेंशन? Cl का साइड रिटेन हो गया। और Cl के अपोजिट साइड में क्या हम लोग बोलते थे? इनवर्जन। और इस पूरे प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते थे? रेसिमाइजेशन। अब इसमें आपसे पूछे कि क्या 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन होता है? लोगों को परसेंटेज याद है, जल्दी लिखो फटाफट। ये पूरा फ्रेश कॉपी किसका है? यहां पे इसमें 8 पार्ट ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव है। भगवान, कौन पढ़ रहा है भाई ये? फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, हु व्हाट हुम। फिर अगले पेज पे खाली हेडिंग डाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद पूरा नील बटा सन्नाटा। और देखो, और लास्ट पेज पर भाई एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाया है, बस बस। अच्छा, बीच में है, बीच में मेसोमेरिक पढ़ा है, फिर हाइड्रोकार्बन लिख के छोड़ दिया है। पढ़ा सब है लेकिन इसने पढ़ा सब है।
SN1 में, SN1 में रिटेंशन भी हो रहा है, इन्वर्जन भी हो रहा है। देखो यहां पे इन्वर्जन हो रहा है, यहां पे मैंने कहीं लिखा होगा 100% इन्वर्जन, यहां पे 100% इन्वर्जन होता है बेटा, पूरा का पूरा आपका इन्वर्जन हो जाता है। यहां पे रिटेंशन भी है, इन्वर्जन भी है। यहां पे इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर, स्लाइटली मोर। अगर आप एग्जैक्ट परसेंटेज की बात करें तो भाई ये होता है 46% और वो होता है 54%। इन्वर्जन कल लिखवाया था, बोल दिया होगा उल्टा, फिर इन्वर्जन ज्यादा होता है। क्या लिखवाया था, चेंज कर लीजिए अगर कल आपको बोलने बोलने में दिक्कत हो गया है। नो 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 नो, इन्वर्जन दोनों में ही इन्वर्जन ही होता है ज्यादा। SN1 और SN2 में कल बोलने में हो गया होगा इधर उधर, चेंज कर लीजिए। इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर देन रिटेंशन। अगर परसेंटेज भी याद करना है तो 54 और 46 याद कर लीजिए, बट परसेंटेज कोई पूछेगा नहीं। दोनों में याद रखना इन्वर्जन ही होता है ज्यादा, लेकिन इसमें इन्वर्जन हल्का सा ज्यादा होता है। ठीक है, इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर देन रिटेंशन। चलो अब इसके फटाफट से काम करते हैं क्वेश्चन। टाइम मुझे पता है, टाइम देखने आता है हमको। चलो हो गया यहां तक, हो गया। ए बोर्ड पे देखो, 1 बजे 4 बजे इधर बोर्ड पे CH3CHBr और आगे जाएगा बेटा यहां पे CH3। पहले आपको पहचानना है कौन सा रिएक्शन है और फिर आपको पहचानना है प्रोडक्ट।
हो गया? बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में पहचानो कि ये SN1 है कि SN2। पहचान कौन? आप देखो यहां पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पता चल गया होगा ये SN2 है। पोलर प्रोटिक होता तो SN1 होता, पोलर एप्रोटिक है। अच्छा, पोलर एप्रोटिक है तो क्या यहां पे Br हटा के कौन लग जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या यहां पे Cn नजर आ रहा है, Na+ और Cn- नजर आ रहा है। बढ़िया। तो देखो यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो Na+ और C ट्रिपल बॉन्ड N-। तो Na+ और Cn- कार्बन जाके जुड़ गया। ठीक है, चलिए। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन में देखो, यहां पे आयोडीन भी है और यहां पे CH2Cl भी है। DMF से पता चल गया SN2 है। Cl को हटाएगा या आयोडीन को हटाएगा या दोनों को हटा देगा? Cl को हटाएगा या आयोडीन को हटाएगा या दोनों को हटा के न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा? Cl को। रीजन देखो, क्या ये बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? बेंजीन में पाई सिग्मा लोन पेयर ये रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस कर रहा है तो नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो ऊपर वाले में रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां पे बेंजीन तो है ही, आयोडीन तो लगा रहेगा। CH2Cl की बजाय क्या आ जाएगा? CH2Cn। न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, K+ और Cn- में टूट जाएगा। दिस इज K+ एंड दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N-। यहां पे देखो K+ एंड SH-। ये K+ और SH- में DMSO है, SN2 हो जाएगा। SN2 क्या करता है बेटे? जब वेज डैश दिया है तो देखो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। इन्वर्टेड प्रोडक्ट है तो देखो Cl है वेज पे, तो SH कहां लगेगा? डैश पे। और वेज पे कौन आ जाएगा? जो डैश पे पड़ा हुआ है, कौन पड़ा हुआ है? H। और इधर क्या है? ड्यूटेरियम। सिंपल। तो SN2 रिएक्शन क्या करता है? बैक साइड अटैक करेगा, तो वेज पे हटा के डैश पे लगा देगा। सिमिलरली ये भी SN2 है, यहां भी वेज हटा के कहां पे अटैक कर देगा? डैश पे। H2O है। अब बेटा यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि SN1 हो जाएगा। SN1 में बेटा एक बार वेज पे भी लगेगा और एक बार डैश पे भी लगेगा। देखो यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक सबसे पहले क्या बनाना होता है? कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन दुनिया में बना है तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? और रीअरेंजमेंट होके यहां चला आएगा, और रीअरेंज हो गया है, फिर आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा। SN1 जब हो तो कार्बोकेटाइन बनाना है, यहां पे देखो कार्बोकेटाइन बनेगा बट वो तो हाईली स्टेबल है, वो क्यों रीअरेंज करेगा? देखो यहां पे 5 अल्फा H है, आप ऐसा मत सोचना बीच में ले जाओ, दोनों सेम है, यहां भी 5 अल्फा H, यहां भी 5 अल्फा H, रीअरेंज नहीं होगा। ये देखो इसमें एल्कीन का रिएक्शन है, HX एडिशन कराने को कह रहा है, क्या होगा? क्या मार्कोनिकॉफ रूल होता है HX एडिशन में? और मार्कोनिकॉफ होगा तो क्या यहीं पे जाके आयोडीन लग जाएगा? ए इज दिस। अब वाटर इसमें डालोगे तो क्या सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन यहीं पे स्टेबल है, रीअरेंज हो नहीं सकता है, तो बेटा यहीं पे जाके क्या लग जाएगा? OH। ये प्रीवियस ईयर में आया था, सोचो कितना छोटा सा सवाल आया था। यहां पे आ जाओ, न्यूक्लियोफाइल अलग से लिया गया है, दिस इज SN2। सॉल्वेंट अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, सॉल्वेंट अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो SN2 होगा। SN2 होगा तो बेटा आपके सामने सीधा OH जाके लग जाएगा, तो CH3 CH2 क्या हो गया? OH। सिमिलरली यहां पे एक Cl नहीं है, 2 Cl है, तो क्या आ जाएगा? 2 OH। हमें पता है एक कार्बन पे 2 OH क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। एक कार्बन पे 2 OH क्या बन जाता है आपके पास? एल्डिहाइड।
सिमिलरली यहां पे एक कार्बन पे 3 OH लग जाएगा, 3 Cl है, 3 OH लग जाएगा, और एक कार्बन पे 3 OH एसिड, एक कार्बन पे 2 OH है एल्डिहाइड बन जाता है, एक कार्बन पे 3 OH है एसिड बन जाता है। कैसे बन जाता है? वाटर रिलीज करके। एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है? वाटर रिलीज कर दो, तो वाटर रिलीज करोगे देखो एल्डिहाइड बनेगा। यहां पे भी आप वाटर रिलीज कर दो तो जो बनेगा वो एसिड बनेगा। याद रखिए, एक कार्बन पे 2 OH एल्डिहाइड बन जाएगा, एक कार्बन पे 3 OH एसिड बन जाएगा। यहां पे पूछ रहा है SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, यहां पे SN2 का बताइए। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है, A ग्रेटर देन B। SN2 में स्टीरिक हिंड्रेंस आता है, तो यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, तो B ग्रेटर देन A। B में स्टीरिक हिंड्रेंस कम है तो B ग्रेटर देन A। बहुत सिंपल सी रिएक्शन हो गई है। SN1 हो गया है, फिर SN2 हो गया है। कोई बात नहीं, टाइम हुआ है तो होने दो, पढ़ाई कर लो। लास्ट वाले में SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा, दोनों तरफ रेजोनेंस है, यहां केवल एक तरफ रेजोनेंस है, जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल है वहां SN1 है। SN2 में देखो दो दो बेंजीन रिंग है, यहां पे केवल एक बेंजीन रिंग है, तो दो बेंजीन रिंग है, ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस, कम स्टीरिक हिंड्रेंस, जहां हिंड्रेंस कम है वहां SN2 ज्यादा होगा। हो गया? यार वो मिटाने वाला बोर्ड अच्छा था यार, एक तरफ मिटा के फिर लिख सकते थे, ये अजीब होता है ये वाला यार। सेव करके मिटा दें। अरे भाई मुद्दा तो ये है कि मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। मंद बुद्धि लोगों, भाई बोर्ड तो खिसकाना ही पड़ेगा ना यार आगे, मंद बुद्धि लोगों। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पता नहीं क्यों एग्जामिनर बार बार पूछता है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये दोनों एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है, बार बार पूछा गया है। इसका एक लॉजिक है, रटना नहीं है, समझ लीजिए, रटना नहीं पड़ेगा। बोर्ड पे देखो सब लोग, ये 3 रिएजेंट्स हैं, इन तीनों रिएजेंट के क्वेश्चन आपको कई सारे जगह मिलेगा। सब लोग देखो, पहला वाला जो आपके पास है NaNO2। अब देखो NaNO2 क्या आपके पास, सब लोग बोर्ड पे, NaNO2 या KNO2? बेटे पढ़ लो या बाहर जाओ। यहां पे देख लो NaNO2 या KNO2 है, ये सबसे पहले टूटेगा Na प्लस में और टूटेगा NO2 माइनस में। सिमिलरली KNO2 भी कैसे टूटेगा? K प्लस और NO2 माइनस। प्लस को भूल जाओ, हमें तो न्यूक्लियोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल पे देखो, NO2 माइनस का स्ट्रक्चर क्या आप ऐसे बनाओगे? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस जाता है, क्या NO2 माइनस का स्ट्रक्चर यही है? अब न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, ऑक्सीजन वाले से या नाइट्रोजन का लोन पेयर वाले से? दोनों तरफ से डोनेट हो सकता है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अभी अभी पढ़ा था एनायन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो एनायन न्यूक्लियोफिलिक है तो क्या ऑक्सीजन के साइड से जाके जुड़ जाएगा? ये जो बना है ये बन गया आपके सामने एल्काइल, और ये जो बन गया आपके सामने दिस इज नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट। लेकिन AgNO2 की खास बात है, देखें सब लोग, AgNO2 ये तो कोवलेंट है भाई, ये तो S ब्लॉक वाला है, वो तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, लेकिन ये तो D ब्लॉक है, और D ब्लॉक वाला क्या बनाता है बेटा? AgNO2। और AgNO2 क्या आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है? AgNO2 का स्ट्रक्चर ये है। अब AgNO2 में ऑक्सीजन डोनेट करेगा, यहां भी लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है, कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव डोनेट करेगा, तो अब देखो R के साथ कौन जुड़ रहा है? नाइट्रोजन। डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, क्या ये बेटा नाइट्रो बन गया है?
ऊपर वाले में नाइट्राइट बना है और नीचे वाले में कौन बन गया है? नाइट्रो। समझ में आया? तो अगर आयनिक कंपाउंड है तो क्या बन रहा है? नाइट्राइट। अगर कोवलेंट कंपाउंड है तो क्या बनेगा? नाइट्रो। सिमिलरली यहां आ जाओ, क्या NaCN में आपके पास Na प्लस और Cn माइनस में C ट्रिपल बॉन्ड N और कार्बन पे माइनस आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Cn का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कार्बन पे माइनस आता है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर आता है। अच्छा, क्या ये R पे कार्बन माइनस जाके अटैक करेगा? क्या R पे कार्बन माइनस जाके अटैक करेगा? क्या बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन AgCN अगर आप देखोगे तो क्या ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है? इस बार कार्बन थोड़ी डोनेट करेगा, कार्बन के पास कुछ है ही नहीं डोनेट करने के लिए। कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। तो अब क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो Rn ट्रिपल बॉन्ड C बन जाएगा। तो पहले वाले में क्या बन गया? नाइट्राइल। और दूसरे वाले में क्या बन गया? आइसोनाइट्राइल। तो अगर आयनिक कंपाउंड है तो अलग एंड जुड़ेगा, अगर कोवलेंट कंपाउंड है तो अलग एंड जुड़ेगा। बस यही है कहानी। ठीक है, एक में नाइट्राइट बनता है, एक में नाइट्रो बनता है। अब ये बेटा बहुत सिंपल है। Ag2O आपको पता ही होगा, ये AgOG है, ये AgOAg। AgOAg अगर ड्राई है तो अलग रिएक्शन देगा, मॉइस्चर है तो अलग रिएक्शन देगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं मॉइस्चर वाली कहानी बताता हूं। AgOG को पानी में इसको डाल दो, पानी में डाल दिया। देखो ध्यान से, पानी में डालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड से क्या बन रहा है? AgOH। और राइट हैंड साइड से क्या बन रहा है? AgOH। तो मॉइस्ट Ag2O बेसिकली ये कुछ नहीं है, इट इज AgOH। जब भी आपको मॉइस्ट Ag2O दिख जाए तो ये कुछ नहीं है, AgOH। क्योंकि AgOG को पानी में डालोगे AgOH बन जाएगा। अब AgOH क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल क्या है इसके पास? OH माइनस। तो सिंपली क्या करेगा? ROH, अल्कोहल बना देगा, फेवरेट। जब भी पानी आए अल्कोहल तो बन ही जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए भाई यहां पे ड्राई है। अब ड्राई है तो क्या होगा? तो ध्यान से देखना, ड्राई है तो AgOAg। अब इसको पानी नहीं मिला है, अल्कोहल नहीं बन पा रहा है। तो ध्यान से देखना, यहां पे हमने बनाया RX और दूसरा मोल हमने बना दिया RX, तो यहां पे 2 मोल RX होगा। हमेशा सिल्वर प्रेसिपिटेट बनाता है, ऑलवेज सिल्वर का कोई भी रिएक्शन आप ले लो, सिल्वर ऑलवेज प्रेसिपिटेट बनाता है हेलोजन के साथ। आपने देखा होगा AgCl, AgBr, AgI, ढेर सारे प्रोडक्ट बनाता है। तो देखो ये क्या बना लिया? AgX प्रोडक्ट बना लिया। यह क्या बनाया? AgX प्रोडक्ट बना लिया। बचा क्या? ROR। क्या बच गया? ROR। तो अगर बेटा माहौल में पानी नहीं है, क्या बन जाएगा? ईथर। और माहौल में पानी है तो आपका फेवरेट बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये तीनों। और ये तीनों पता नहीं क्यों बार बार पूछा गया है, नो रीजन, फॉर नो रीजन बार बार पूछा गया है। आयनिक कंपाउंड में अलग तरह से लिंकिंग होता है, कोवलेंट कंपाउंड में अलग तरह से लिंकिंग होता है। आयनिक कंपाउंड में आपके पास नाइट्राइट और नाइट्राइल बनता है, कोवलेंट कंपाउंड में आपके पास नाइट्रो और आइसोनाइट्राइल बन रहा है। और ड्राई और मॉइस्ट का तो कहानी अलग है। ठीक है, 1:30 बजे तक है क्लास, 1 बजे तक है। अच्छा, 1:20 से होती है, चलो कोई बात नहीं। पढ़ लेने यार, कितना जूलॉजी